आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी, इंचार्ज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ पावर। नमस्कार मनोहर लाल जी। और दिल्ली की मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। जो काम आप हरियाणा में कर चुके हैं, अब बड़े नेशनल लेवल पर अब दिल्ली में करना है। और कल ही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर डालना यानी कि आपके दोनों डिपार्टमेंट्स, अर्बन डेवलपमेंट भी और पावर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। आप बजट से खुश हैं? हाँ, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और खास करके जिस ओर प्रधानमंत्री जी देश की एक दिशा तय करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें ये सब चीजें, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत अनिवार्य है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, देश में रोजगार बढ़ेगा। और हमने जो टारगेट तय किया 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, निश्चित रूप से हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर होंगे, देश आगे बढ़ेगा, देश विकसित देश बनेगा, सारे देश की जनता को लाभ, खास करके इस प्रकार से बजट का आधार होने के बाद वो चीजें सुनिश्चित हो जाएंगी। हाउसिंग पर और खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना पर बहुत एम्फोसिस दिया है। पहले भी पिछले 5 साल के कार्यकाल में भी यही एम्फोसिस था। इस बार ये एम्फोसिस बढ़ाया गया है। 4 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने हैं। आपको लगता है कि ये स्कीम, जिस तरह से घर बन रहे हैं, अगर जनता इतनी खुश है तो फिर चुनाव में ये नतीजे क्यों? देखिए, अपने आप में प्रधानमंत्री जी ने पिछले जो टर्म हैं, जो 10 साल 2 टर्म गई हैं, उसमें बहुत काम किए हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो विपक्ष की ओर से दुष्प्रचारित की जाती हैं। और जब दुष्प्रचारित की जाती हैं तो उसमें जनता की कई बार भ्रमित होने की भी स्थिति बनती है कुछ न कुछ विषयों के ऊपर। लेकिन विकास के नाते से जो काम किए उससे जनता खुश है। जहां तक इस बार रिजल्ट थोड़ा कमजोर आने की बात है, निश्चित रूप से जो भ्रम पैदा किए, जो झूठी घोषणाएं की गई, तो एक सामान्य वर्ग जो रहता है जिनको इन चीजों की बहुत समझ नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने प्रचार कर दिया क्या कि प्रधानमंत्री जी को सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 क्यों मांग रहे हैं? अब ये कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, संविधान बदल देंगे। अब संविधान बदल देंगे तो कहीं ना कहीं पैनिक एक वर्ग के अंदर होना स्वाभाविक भी था। अब हमने, चूंकि अब तो इस विषय ध्यान में आ गया लोगों के कि संविधान बदलने का तो कोई विषय है ही नहीं है, फिर भी उस समय तो एक प्रभाव चला ही गया। और थोड़ा थोड़ा वोट का भी फर्क पड़ता है तो भी कुछ सीटें कम होती हैं, उसके अंदर मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी जो इन्होंने झूठ बोले जनता के सामने, वो आंकड़े सामने आ रहे हैं। हम हर गरीब महिला के, हर बेरोजगार के खाते के अंदर और अगस्त से 8,500 रुपया भेजना शुरू कर देंगे महीने का। अब खटाखट बैंक का नाम भी खटाखट बैंक रखवा दिया। तो उस प्रकार की वायदे तो इन्होंने जहां जहां प्रदेश सरकारें के नहीं बनी वहां भी बहुत वायदे किए। आज तक वो वायदे पूरे नहीं हुए, तो ये वायदे पूरे होने का तो कोई अर्थ ही नहीं था। तो इसलिए जनता ने एक मैंडेट दिया और उस मैंडेट में कम से कम इनका जो मैंडेट फ्रैक्चर्ड मैंडेट था जब इन्होंने सत्ता चलाई यूपीए की 2004 और 2009 में, उससे तो बढ़िया मैंडेट है। उस समय तो इनका अपना यानी यूपीए का भी मेजोरिटी नहीं थी, ये थर्ड फ्रंट को मिलाकर के अपनी मेजोरिटी बनाते रहे दोनों बार। कम से कम इस बार एनडीए की मेजोरिटी हमारी फुल मेजोरिटी है, 272 मेजोरिटी होती है, लेकिन 290 से ऊपर 292 सीटें हमारे पास हैं। इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं है। जनता ने एक मैंडेट दिया है और उस मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए शायद आप पर उंगलियां उठ रही हैं कि आपने बिहार और आंध्र प्रदेश पर बहुत मेहरबानी दिखाई है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में आपने वो फंड्स नहीं दिए। ये भी एक कटाक्ष है जो विपक्ष आप पर लगा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रदेश की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के हिसाब से बजट में कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अन्यथा जो सामान्य जितनी तरह की योजनाएं हैं वो तो सारे देश में लागू होती हैं। आखिर कृषि के बारे में जो कहा गया है तो क्या सारे देश में लागू नहीं होगा? महिलाओं के उत्थान के बारे में जो बात कही गई है वो क्या सारे देश में लागू नहीं है? पर्टिकुलर कुछ बातों की चर्चा करके और हम ये कहें कि सारा बजट का फोकस उन्हीं प्रदेशों पर है, ये गलत है। अगर उनकी राजधानी का एक विषय है, यानी एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, आंध्रा और तेलंगाना का जब हुआ तो एक राजधानी का विषय काफी समय से उनका लंबित पड़ा है और उस राजधानी के लिए अलग से एक पैकेज दिया भी है।
कुछ राशि तय की है, तो उनकी आवश्यकता थी। ऐसी आवश्यकताएं जब जब किसी भी स्टेट की कोई विशेष प्रसंग होता तो उस समय सब स्टेट्स को दिया जाता। और अभी भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवे के, सड़कों के, एयरपोर्ट्स के, मेडिकल कॉलेजेस के, ये सभी प्रदेशों को दिए गए हैं। वो उसका एक उल्लेख कर दिया, बाकी जनरल में सब चीजें आई हैं, उसलिए अलग अलग प्रदेश का उल्लेख करते। मानो मेडिकल कॉलेज खोलने की बातें आई हैं तो क्या वो सब 35 प्रदेशों का नाम थोड़ा ही लेते? राजधानी तो एक प्रदेश का विषय है। लेकिन आज भी पार्लियामेंट में, संसद में विपक्ष हो हल्ला तो कर ही रहा है इस मुद्दे को लेकर कि आपने बाकी राज्यों को तवज्जो नहीं दी एक तरफ, और दूसरा कह रहा है कि आपने उनके आइडिया चुरा लिए, कॉपी पेस्ट कर दिया अपने बजट में जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। तो क्या ओरिजिनल आइडिया नहीं थे बीजेपी के पास? पहली बात तो है कि ओरिजिनल आइडियाज जितने इस बजट में हैं, अगर उनकी गिनती गिनने लगेंगे तो थक जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आइडियाज तो वो हमारे भी चुराते हैं। आखिर कौन सी स्कीमें ऐसी हैं जो वो घर में बैठ करके सोच के लाए हैं? और ये जो आइडियाज होते हैं, ये फ्लोट करते हैं, ये किसी का तो ब्रांडेड ट्रेडमार्क नहीं होता है। आखिर हर सरकार यानी हर पार्टी अगर कोई बात अच्छी सोचती है और वो किसी ने लागू शासन में आने के बाद की है, तो वो शासन करने वाली पार्टी का मैंडेट है, और मैंडेट है तो लागू वो करेगा ही। इसलिए किसी का चुरा लिया और किसी का ले लिया और किसी को दे दिया, ऐसा नहीं है। ये जनता का ओपन फोरम है, और ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर जनता का हित करने की बात कोई भी कहे, हाँ, उसके हित के पीछे उसकी मंशा ठीक होनी चाहिए। केवल वोट बैंक को लेने के लिए और वो हित करे तो वोट बैंक के आधार के ऊपर चुनाव जीतने के लिए कुछ करे, ऐसा तो नहीं है। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहार में तो आज चुनाव नहीं है, आंध्र प्रदेश में तो आज चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो हो चुके हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी कुछ ज्यादा कड़क हो गए हैं जब से एलओपी बने हैं और जब से ये मैंडेट 99 तक पहुंचा है कांग्रेस का? वो घमंडी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। क्योंकि 99 का मैंडेट का मतलब एक बात की खुशी वो मना सकते हैं कि 2014 में वो कोई रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी नहीं थी कांग्रेस। 2019 में भी वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं थी कि वो दोनों बार 54 संख्या जो मिनिमम चाहिए 55 संख्या उससे कम थे। इस बार पहली बार वो 55 पार करके 99 तक पहुंचे हैं, तो उस 99 में के फेर में आ गए और खुश हो गए। हम कहते हैं इस खुशी में लगातार खुश ऐसे ही होते रहे तो हमको उसकी आपत्ति नहीं है। 99 का फेर आपने सही कहा। मैं स्पेसिफिकली आपकी मिनिस्ट्री के बारे में कहूंगी। अर्बन डेवलपमेंट को 76,000 करोड़ यानी कि 76,000 करोड़ पहले आउटले था, अब ये 6,500 करोड़ बढ़ गया है। इतना जो फंड्स है इसका एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर रहेगा? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी? एक स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट था, स्मार्ट सिटी तो कोई बड़ी नहीं, लेकिन 100 ऐसी सिटीज फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उनको रिवैम्प करने की बात हुई है। ये जमीन पर कैसे दिखे? देखिए, स्मार्ट सिटीज में भी क्योंकि सभी स्टेट्स को एक फंड एलोकेशन करने का उसमें प्रावधान है। स्मार्ट सिटी कौन सी होगी, उस स्मार्ट सिटी में क्या करेंगे, एक टेंटेटिव लिस्ट, सजेस्टिव लिस्ट होती है, उसमें ये काम आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स का जो चयन होता है स्टेट्स करती हैं, उसमें लगभग 8,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट हुए हैं, और उसको भी अभी कुछ बाकी बचे हुए हैं, तो आगे मार्च 25 तक उसके टाइम की एक्सटेंशन की गई है। स्मार्ट सिटी में टोटल सिटी को आमूलचूल परिवर्तन करना विषय नहीं होता। उसके अंदर यह कि 500 करोड़ रुपया केंद्र की ओर से मिलेगा, लेकिन उसका जो एक पैरेलल 500 करोड़ रुपया स्टेट को भी लगाना पड़ेगा। 1000 करोड़ से ऊपर अगर आप लगाएंगे तो जितना भी लगाएंगे वो स्टेट अपनी ओर से लगाएगी, पीपीपी में लगाकर प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। लेकिन जो सिटीज बनी हैं उनमें उसका इम्पैक्ट दिखता है, और उसमें आगे अब 100 सिटीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से उन सिटीज में जो लिविंग कंडीशंस है वो बढ़िया हो, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, वहाँ सीवरेज की व्यवस्था हो, वहाँ सफाई की व्यवस्था हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 100 शहरों का चयन अलग से किया गया है। एक 15वें फाइनेंस कमीशन के अंदर न्यू सिटीज, इसके लिए भी 8,000 करोड़ रुपया और मुकर्रर किया गया था। वो प्लानिंग भी चल रही है कुछ न्यू सिटीज के लिए, और उसमें भी एक लिमिट है कि 1,000 करोड़ रुपया मैक्सिमम, हिली स्टेट्स में 500 करोड़ रुपया, इसकी चयन होकर के ये भी बता दिया जाएगा ताकि कुछ न्यू सिटीज एडजॉइनिंग टू द ऑलरेडी सिचुएटेड सिटीज जो है उनके एडजॉइनिंग कोई भी सिटीज बनती हैं, ताकि उनके ऊपर वजन ना पड़े, जो पुरानी सिटी दबाव उसका ना बढ़े। तो ऐसे न्यू सिटीज का प्रोजेक्ट है। अलग दिल्ली देश का कैपिटल है। 2 बरसात होती है तो आप दिल्ली की सड़कों की हालत जो होती है वो जानते हैं।
Where are the smart cities? Where is the infrastructure? दिल्ली का विषय क्या है, ये हमारे जो शासन करने वाली यहाँ दिल्ली राज्य की जो सरकार है वो पॉलिटिकल गेम खेलती है। यहाँ की पूरी प्लानिंग, हालांकि मुझे तो बहुत कम समय हुआ है जो, लेकिन मोटी मोटी मेरी जो जानकारी है सब फाइलों में रखी है, और वो फाइलों के कारण से वो केंद्र प्रदेश सरकार उसको आगे ही नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि कुछ ये सारी व्यवस्थाएं तो ईज ऑफ लिविंग के नाते जितनी भी पब्लिक जितनी फैसिलिटीज देनी होती हैं, सिविल एम्यूनिटीज के जो विषय होते हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के काम होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज यानी महुआ का जो उसमें रोल है वो जितना है वो पूरा करने के लिए तैयार है। मेरी आज सुबह एलजी साहब से बात हुई कि भी यहाँ के विषयों को ठीक करने के लिए क्या करना है। कहने लगे स्टेट गवर्नमेंट के लोग आगे आए तो हम कुछ करें ना, तो अब उसमें हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ब्लेम गेम जो बहुत अरसे से चल रहा है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले एमसीडी बीजेपी के पास थी तब भी काम नहीं होते थे, अब एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है तो भी काम नहीं होते। अगर दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी की सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ सेंटर के हाथ में है, तो सिर्फ पब्लिक वर्क्स के लिए क्यों ये खींचतान पॉलिटिकल चलता है? कुछ ना कुछ मैकेनिज्म सोचने पड़ेंगे, और एक मैकेनिज्म की मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ जिसमें से रास्ता निकला। हमारे यहाँ गुड़गांव में नजफगढ़ झील है। मैं उस समय क्योंकि मैं हरियाणा रहा, तो उस नजफगढ़ झील में हर समय पानी भरता था केवल इस कारण से कि नजफगढ़ का जो नाला है, ड्रेन है, उस ड्रेन की सफाई दिल्ली सरकार नहीं करती थी, और जहां से दिल्ली एंटर होती थी ककरोला के बाद 5-5, 6-6 फुट गाद उसके अंदर भरी हुई है। हालांकि नजफगढ़ झील का और यमुना के बेड लेवल का 5 मीटर का अंतर है। 5 मीटर में तो पता नहीं कितना पानी चला जाए, लेकिन पानी आगे जाता है, इसलिए नहीं था कि उसके अंदर गाद भरी हुई थी। मैंने वहां एलजी साहब से बात की, मुझे स्वयं दिल्ली सरकार से बात करनी पड़ी। अल्टीमेटली एक ज्वाइंट कमेटी बनी, ज्वाइंट कमेटी ने निरीक्षण किया, और उस निरीक्षण के बाद एक हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ का भी दिल्ली सरकार के जो संबंधित डिपार्टमेंट है, और उसमें केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि ये एनजीटी के अंदर ये विषय चला गया था, तो केंद्र सरकार के भी एक अधिकारी, तो ऐसे कुल मिलाकर के उसका सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद 21,000 टन ये गाद उसमें से निकाली गई, और जब वो गाद निकाली गई तो पानी फटाफट जो है वो खटाखट की जगह फटाफट पानी निकल चला गया यमुना नदी में। और यमुना नदी जाने के बाद वो जो गुड़गांव की समस्या है, नजफगढ़ झील में लगभग 3,000 एकड़ में पानी फैला हुआ था, वो उतर करके मात्र अब 100-200 एकड़ में रह गया। तो इसलिए समस्याओं का हल निकालने की विल पावर होनी चाहिए। अब आज जैसे मैंने बात की है, देखते आगे क्या होता है। अब उनके मुखिया तो वो जेल में है, उस मुखिया के बात पर कौन बात करेगा, उनके डिपार्टमेंट या फिर चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बाद कोई रास्ता निकलेगा, देखेंगे। मनोहर लाल जी, इस बजट में मध्य वर्ग, मिडिल क्लास पर टैक्स कम करने की एक कवायद हुई है, जिसमें 17,500 रुपए टैक्स कम भी हुआ सालाना। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया, या इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था वो हटा दिया गया, जिससे अगर आप देखें तो जनता में थोड़ा आक्रोश है, और वो सोशल मीडिया पर दिखता है। इस तरह के मीम्स चल रहे हैं कि ये सरकार देती कम है लेती ज्यादा है। ये जो चेंजेस हुए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे और इंडेक्सेशन जो हटाया गया है, इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर फर्क पड़ेगा? आपको लगता है वहां बिजनेस पर असर होगा? देखिए, चूंकि टैक्सेशन सारा विषय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, अब कौन कौन से प्रावधान का क्या क्या असर होगा इसका अध्ययन कम से कम मीडिया में फीडबैक जो मिल रहा है वो ठीक है कि उस प्रकार की आवाजें आई हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि वो जो सारे फीडबैक हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को जानकारी हो ही गई होगी, फिर भी हम भी कोई जानकारी लेके बताएंगे कि किसका असर कैसे पड़ेगा, और किसी भी सेक्टर को, क्योंकि रियल एस्टेट जो सेक्टर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, और इस पर तो हम तो गुड़गांव के नाते से देखते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है कि उसी के कारण से इकोनॉमी हमारी बूस्ट हुई है। तो हम किसी भी सेक्टर को डाउन नहीं होने देंगे। जो भी कोई प्रावधान हमारी गवर्नमेंट की ओर से करने, यानी हमारे डिपार्टमेंट की ओर से करने का विषय आएगा तो हम उसको उठाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बार हम क्लैरिफिकेशन ले लेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना जाएगा। हाँ, टैक्सेशन का अर्थ ये कि किसी एक वर्ग पर उसका असर होता है, दूसरे वर्ग को लाभ भी होता है। जैसे मान लो इंडेक्सिंग के कारण से इसके रेट्स को कंट्रोल करने के लिए अगर गरीब जनता को लाभ होता है तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ये पहले से कंट्रोलिंग ऑफ प्राइस
ये पहले से तय किया हुआ है कि आपको लाइसेंस मिलेगा इस योजना के अंतर्गत, उसमें खर्चे भी कम पड़ेंगे, उसमें सरकार सहायता भी करती है और उसमें एक फिक्स रेट किया जाता है, गरीब को इससे ज्यादा रेट में मकान नहीं मिलने चाहिए। तो ऐसी कोई प्रावधान की बात आएगी तो जरूर हम ध्यान करेंगे, लेकिन किसी सेक्टर को अनदेखा नहीं जाने देंगे। मनोहर लाल जी, आप लगभग 9 साढ़े 9 साल चीफ मिनिस्टर हरियाणा के रहे, अब आप सेंटर में मिनिस्टर हैं, हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, कुछ टेंशन है, कुछ नर्वसनेस है, क्योंकि इस वक्त लोगों का ये परसेप्शन है कि बीजेपी थोड़ा सा इस चुनाव के बाद बैकफुट पर है। हरियाणा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं और ये चुनाव शायद तय करेंगे बीजेपी का स्टॉक मार्केट वैल्यू या वोटर मार्केट वैल्यू में क्या रेट चल रहा है? कोई टेंशन? किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि अब जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं बहुत मृदुभाषी, बहुत मिलनसार, बहुत लोगों की समस्याओं को सुनने वाले, करने वाले। अंतर कार्य पद्धति में हो सकता है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम किए, जो सुविधाएं उस समय खड़ी की गई, उन सुविधाओं के अंदर छोटी मोटी जो कमियां रही नीचे तक नहीं पहुंची, अब वो सारे उसको नए सिरे से देख करके उस कमी को सब दूर कर रहे हैं। उसमें कहीं पंचायतों का मामला था, कहीं फैमिली आईडी का था, कहीं प्रॉपर्टी आईडी का था, लेकिन टेक्निकल चीजें थी। इन टेक्निकल चीजों को प्राय सब ठीक कर दिया गया है। भर्तियां भी जो है पूरी हो गई हैं और भर्तियां भी इस 2 महीने में मुझे लगता है कि हम जितनी हुड्डा सरकार ने 9 साल में 9.5 साल में की, उतनी हमने 9.5 साल में उसे डबल कर दी है। तो और जितने अफसर प्राइवेट सेक्टर में निकले हैं, ये भी बड़ी संख्या में लगभग 50,000 करोड़ रुपया नया इन्वेस्टमेंट आया है। तो उसके अंदर 30 लाख लोगों को काम करने के अवसर मिले हैं। इसलिए किसी भी फ्रंट पर हरियाणा सरकार के नाते से कमजोर नहीं है। कुछ अफवाहें फैलाई गई, कुछ गलत, जैसे मैंने बताया कि ये जो संविधान की बात की गई, ये संविधान की बात का असर हरियाणा में भी लोगों के ऊपर था, लेकिन आज सब लोग कहते हैं कि ठीक है, वो केंद्र सरकार का मामला था, विषय खत्म हुआ, इसका स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यानी कि परसेप्शन वॉर में विपक्ष आपसे आगे चल रहा है, उस विषय में रहा, इसमें संविधान वाला विषय में। लेकिन हम चूंकि उस समय भले अलर्ट नहीं थे, आज तो हम अलर्ट हैं। आज हम उनको बताते हैं कि संविधान को तोड़ने वाले, संविधान को सरपास करने वाले लोग तो कांग्रेस है। आखिर 25 जून 1975 में संविधान तोड़ा नहीं तो क्या किया? एक सरकार 5 साल चलती है और इंदिरा गांधी उसको संविधान को तोड़ करके 6 साल का एक्ट बना देती है। उस संविधान में कहाँ लिखा है? पर आज की जेनरेशन को हिस्ट्री शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करती जैसे करंट। खूब इम्पैक्ट करती है। जब उनको विषय बताया जाए तो इम्पैक्ट करती है, बताया ही ना जाए तो इम्पैक्ट नहीं करेगी। अब जब विषय लोगों के सामने जा रहा है तो आज भी संविधान के ऊपर राजनीति कोई करेगा, ये आम आदमी भी समझने लग गया कि हाँ, इन्होंने लोगों को बहकाया है। इसलिए वो परसेप्शन अब सब ठीक हो गई हैं। और हरियाणा सरकार के नाते से दूसरा विषय हमारे यहाँ थोड़ा चिंता का रहा है, वो लगातार पिछली बार भी रहा, इस बार भी किसानों का विषय। किसानों के विषय में अब पिछले दिनों में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मेरा भी मिलना हुआ, वो कहते हैं जी हरियाणा ने जितना काम किया इतना और किसी स्टेट ने नहीं किया। पर आज कुछ किसान नेता राहुल गांधी से भी मिल रहे हैं, वो सब पंजाब की ग्रुप के लोग हैं। आज हरियाणा और पंजाब के किसानों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। पंजाब के किसान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि विषय तो ज्यादातर इसके अंदर स्टेट सब्जेक्ट होता है। स्टेट सब्जेक्ट के नाते हमने 14 फसलें जो हैं वो एमएसपी पर खरीदी हैं। पंजाब खरीद के दिखाया ना, हमने डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। पंजाब ने एक ही पैसा डाला तो बताए। हमने किसानों के लिए डाइवर्सिफिकेशन, चावल की बजाय आप और कोई फसलें बो दो, 7,000 रुपया प्रति एकड़ सरकार आपको देगी। ये हरियाणा में ही मिल रहा है, पंजाब ने तो नहीं दिया। आखिर ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये काम करते हैं। आज हरियाणा का किसान संतुष्ट है। हाँ, कुछ जो इस प्रकार के किसान लीडर्स होते हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना ही बोलना होता है, वो किसी की भी सरकार हो। वो ऐसा नहीं कि कल को कांग्रेस की सरकार कभी मानो आ भी जाए तो वो नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वो उस नेचर के लोग हैं, तो इसलिए उनकी अपनी सिस्टम चलता है। हम आज किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति किसानों के प्रति है। किसान हमारे काम से संतुष्ट है, इसलिए हरियाणा में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके कारण से कल को कोई परेशानी आने वाली है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। और मनोहर लाल खट्टर जी, हैप्पी एज चीफ मिनिस्टर हरियाणा, और डू यू सी
more responsibility as a union minister? मनोहर लाल का काम कर्म ही पूजा, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचना। कभी ये सोचा नहीं कि किस दायित्व और काम होगा, किस पर नहीं होगा। सन 1980 में एक छोटे शहर से सामाजिक कार्यकर्ता का रहते काम शुरू किया था और उसके बाद फिर बढ़ते आज देश भर के काम में भी एक भूमिका मिली है, उसको मैं पूरा करूंगा। हम तो अपने कार्यकर्ताओं से या अपने अधिकारियों से एक बात सीखें और कार्यकर्ताओं को भी बताते हैं, खुद भी उसका अमल करते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को अपने मनस्थिति बना के रखनी चाहिए। पीर बवर्ची भिश्ती खर कोई भूमिका मिल जाए, काम करने का मानस हमारा वही जो आज से 40-45 साल पहले था वही आज है और प्रभु करे जब तक काम करने की क्षमता शरीर में तब तक बना रहेगा। मैन फ्रॉम द ग्रासरूट्स, मैन हुज बीन ऑन द ग्राउंड, मनोहर लाल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप इसी तरह हमें समय देते रहेंगे और हम जनता के सवाल आपसे पूछते रहेंगे। निश्चित रूप से धन्यवाद।